हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म। गाइस, एक बार फिर से मैं आप सबके साथ आ गई हूँ एक नई मूवी को लेकर एंड आई होप आप इस मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं भी मत जाइए, स्टे ट्यून टू अस, एंजॉय द एवरी ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द मूवी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस मूवी का नाम है राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम मूवी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू होते ही हम एक साइंटिस्ट से मिलते हैं जिसका नाम विल है। दरअसल आपको बता दें, विल के फादर जिनको अल्जाइमर है और विल जिसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। वो किसी भी हाल में अपने फादर को ठीक करना चाहता है, यानी कि वो अल्जाइमर की मेडिसिन बनाना चाहता है और अपने हार्डवर्क के जरिए वो ये मेडिसिन बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन द ट्विस्ट इज दैट कि वो ये मेडिसिन डायरेक्टली इंसानों के यूज में नहीं ला सकता और यही वजह है कि सबसे पहले ये मेडिसिन एक चिंपैंजी पर टेस्ट की जाती है। अब सब कुछ तय होने के बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि विल अपनी मेडिसिन के बारे में लोगों को बता रहा है और मीटिंग में बैठे लोग विल की इस मेडिसिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। अब ये भी परमिट कर दिया जाता है कि वो ये मेडिसिन आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और अब सबसे पहले ये मेडिसिन उस चिंपैंजी को खिलाई जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम क्या देखते हैं कि वही चिंपैंजी जिसके ऊपर इस दवाई को इस्तेमाल किया गया है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि वही का एक इंसान उसे उस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहता है और इसके इतना करते ही चिंपैंजी पूरा वहाँ पर तोड़फोड़ कर देता है। चिंपैंजी इतना ज्यादा एग्रेसिव होता है कि वो तोड़फोड़ करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग तक पहुँच जाता है और इस चिंपैंजी को इस हालत में देख वहाँ पर बैठे सारे लोग हैरान रह जाते हैं। इवन विल बहुत ज्यादा ट्राई करता है कि वो इस चिंपैंजी को कंट्रोल कर सके, उसे कंट्रोल में ला सके, लेकिन उसके इतने एग्रेसिव होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और न चाहते हुए भी विल को अंततः उस चिंपैंजी को गोली मारनी पड़ती है और एक ही शॉट में चिंपैंजी वहीं पर मर जाता है। विल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी दवाई में ऐसा क्या था जिससे चिंपैंजी का ये हाल हो गया। चिंपैंजी के मरने के साथ ही विल का ये एक्सपेरिमेंट भी ठप हो जाता है और विल की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। यहाँ तक कि विल के सीनियर्स ये भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि अब ये मेडिसिन कहीं भी यूज नहीं होगी, यहाँ तक कि चिंपैंजीज पर भी नहीं। और इसके साथ ही विल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो भागकर अपने सीनियर के पास जाता है। विल अपने सीनियर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सर, मेरी मेडिसिन में तो कोई खराबी नहीं है, मुझे पता है और मुझे इस बात का विश्वास भी है। और इस पर उसके सीनियर पलटकर उसे बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देखते हैं और उसे कहते हैं कि नतीजा तुम्हारे सामने था, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। इवन वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि अभी तक तुमने जिन भी चिंपैंजीज पे ये मेडिसिन यूज की है उन सबको मारना पड़ेगा। इतना कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। विल बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए और वो फिर से एक बार उसी जगह पहुँचता है जहाँ पर चिंपैंजी को रखा गया था और तभी वहीं पर लैब का केयर टेकर आता है जो कि विल को बताता है कि आपकी मेडिसिन तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। उस केयर टेकर की ये बात सुनकर विल काफी हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। विल उससे कहता है कि तुम साफ साफ शब्दों में बताओ कि आखिर कहना क्या चाहते हो। तब वो उसे बताता है कि इस चिंपैंजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और जिसकी वजह से ये यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहती थी, लेकिन इस चिंपैंजी के साथ जबरदस्ती किया जा रहा था जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। और इसके इतना कहते ही विल को सारा माजरा समझ में आ चुका था। केयर टेकर उसे बताता है कि मैंने सारे चिंपैंजीज को तो मार दिया है, लेकिन इस नन्ही सी जान को मैं नहीं मार पाया क्योंकि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। उसकी ये बातें सुनकर विल इस बात से काफी खुश था कि चलो उसकी दवाई में कोई खोट नहीं था। अब विल बिना देर किए और बिना किसी को बताए हुए उस चिंपैंजी के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आता है। जब विल उस बच्चे को अपने घर लेकर आता है, उसके फादर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम क्या देख पाते हैं कि उस छोटे से बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि ह्यूमंस के जैसा तेज। वो चिंपैंजी बच्चे की तरह ही गेम्स खेलता है, बुक्स पढ़ता है, मजे करता है, वो सब कुछ समझ सकता है, बस ह्यूमंस की तरह बोल नहीं सकता। अब तो विल के फादर भी उस बच्चे से काफी अटैच्ड हो चुके थे, वो काफी घुल मिल गए थे। लेकिन कुछ ही दिनों में धीरे धीरे विल के फादर की तबीयत खराब होने लगती है, उनकी मेंटल स्टेट धीरे धीरे डिसबैलेंस होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी केयर कर रही नर्स भी अब उनकी केयर करने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे फादर को हॉस्पिटल की जरूरत है, इसलिए मैं भी अब यहाँ नहीं रुक सकती। विल अपने फादर की ये हालत देख काफी ज्यादा सैड हो जाता है। विल अपने फादर की ये हालत देख तुरंत ही उस लैब में पहुँचता है और वहाँ से अल्जाइमर की वही दवाई लेकर आता है जो कि उसने सीजर की माँ यानी कि उस चिंपैंजी के बच्चे के मदर के ऊपर यूज किया था। विल उस दवाई को लेकर घर आ जाता है। अब वो अपने पापा के ऊपर उस दवाई को यूज कर देता है क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि अब उसके पापा नहीं बच पाएंगे और इसीलिए वो अपनी आखिरी कोशिश आजमाना चाहता था। वे जब मॉर्निंग में उठता है तो क्या देखता है, उसके फादर पियानो बजा रहे हैं, यानी कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। ये देख विल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो अपने फादर को पकड़कर खुशी से झूमने लगता है। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि सीजर बाहर विंडो से झांक रहा है और नीचे कुछ बच्चे साइकिल चला रहे हैं और उन बच्चों को साइकिलिंग करते देख सीजर काफी उत्सुक हो जाता है और वो भी दौड़कर नीचे चला जाता है। सीजर यानी कि चिंपैंजी उन बच्चों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरे घर का ओनर आ जाता है जो कि सीजर पे जोरदार हमला करता है और सीजर को डंडे से मारने लगता है और बाहर शोर शराबे की आवाज सुनकर विल और उसके फादर आ जाते हैं और वो सीजर को बचा लेते हैं। विल अपने नेबर को समझाने की कोशिश करता है कि सीजर हार्मफुल नहीं है, ये बस आपके बच्चों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेबर उसकी एक बात नहीं सुनता। वो विल से कहता है कि तुरंत इसे यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। नेबर के हमले से सीजर काफी ज्यादा घायल हो चुका था, उसके पैरों में चोट आ गई थी। सीजर को घायल देखकर विल तुरंत ही उसे
डॉक्टर कैरोलाइन के पास लेकर जाता है और डॉक्टर कैरोलाइन उसका ट्रीटमेंट करती है। वैसे तो वो सीजर को देखकर काफी हैरान थी क्योंकि वो इशारों में विल से बातें कर रहा था। डॉक्टर कैरोलाइन ये समझ चुकी थी कि सीजर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो उसे काफी पसंद करने लगती है और थोड़ी देर में सीजर और डॉक्टर कैरोलाइन की भी फ्रेंडशिप हो जाती है। डॉक्टर कैरोलाइन को जब ये पता चलता है कि सीजर घर में ही रहता है, उसे ज्यादा बाहर नहीं ले जाया जाता, तो वो कुछ समय पर सीजर से मिलने विल के घर आया करती थी। और एक दिन डॉक्टर कैरोलाइन विल को सजेस्ट करती है कि इसे बाहर ले जाया जाए, बाहर की चीजें दिखाई जाए तो इसका दिमाग और भी तेज हो जाएगा। विल को भी डॉक्टर कैरोलाइन की ओपिनियन सही लगती है और वो ऐसा ही करते हैं। अब दोनों ही सीजर को रेडवुड के एक जंगल में लेकर आते हैं, जहाँ पर आकर सीजर बहुत ज्यादा खुश होता है, वो वहाँ बहुत खेलता है। अब हमें क्या दिखाया जाता है कि देखते ही देखते 3 साल गुजर चुके थे और इधर विल और डॉक्टर कैरोलाइन भी रिलेशनशिप में थे और ये अक्सर सीजर के साथ रेडवुड के जंगल में आया करते थे। एक दिन हम क्या देखते हैं, जब ये तीनों रेडवुड के फॉरेस्ट में मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहीं पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक पालतू डॉग होता है और उसके गले में भी एक पट्टा बंधा होता है, जैसे कि सीजर के गले में बंधा था, जिसे देखते ही सीजर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो इशारों में वो पूछता है, क्या मैं तुम्हारा स्लेव हूँ और क्या इसीलिए तुमने मुझे बांध रखा है। इस पर विल उसकी इस बात से टोटली डिनाई करता है और इसे कहता है, तुम मेरे बेटे जैसे हो। और अब सीजर विल से ये इच्छा जाहिर करता है कि वो अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता है, कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है। अब विल ये डिसाइड करता है कि वो सीजर को सब कुछ बता देगा, इसलिए वो उसे पूरी सच्चाई के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि हमने तुम्हारी माँ के ऊपर एक टेस्ट किया था और यही वजह है कि तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। दूसरी तरफ हमें विल के फादर को दिखाया जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे उनके फादर की बीमारी फिर से पहले जैसी होती जा रही थी, यानी कि इससे साफ जाहिर था कि अब ये अल्जाइमर की दवाइयाँ उन पर अपना कोई असर नहीं दिखा पा रही। एक दिन उनके फादर अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन अब वो ये भूल चुके हैं कि गाड़ी को कैसे चलाया जाता है, इसलिए बाय मिस्टेकन वो पड़ोसी की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। जैसे ही नेबर ये देखता है, वो भागकर बाहर आता है और विल के फादर का कॉलर पकड़ लेता है और उन्हें मारने लगता है। आपको बता दूं, ये वही नेबर है जिसने बचपन में सीजर को मारा था। ये सब देखकर सीजर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सीजर वहाँ से भागकर तुरंत ही बाहर आता है और नेबर के ऊपर जोरदार हमला कर देता है। सीजर इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो उस नेबर की उंगली काट लेता है और इस पर नेबर कंप्लेन कर देता है, जिससे कोर्ट ये फैसला करती है कि सीजर अब विल के साथ नहीं रहेगा, वो एनिमल कंट्रोल वाली जगह पर रहेगा। लेकिन विल सीजर को वहाँ नहीं जाने देना चाहता, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था और सीजर भी विल के पास वापस आना चाहता है, लेकिन अब उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं है। विल सीजर को समझाता है कि अब तुम्हें यही रहना पड़ेगा, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, लेकिन सीजर फिर भी नहीं मानता। वो बार बार उसे अपने साथ ले जाने की जिद करता है, लेकिन मजबूरन विल को उसे वहाँ छोड़कर आना पड़ता है। इधर हम विल के फादर को देख पाते हैं, जो कि पूरी तरह से अल्जाइमर के पेशेंट बन चुके हैं। उनकी हालत पहले से भी बदतर हो चुकी है, लेकिन विल ने अभी हार नहीं मानी। वो चाहता है कि वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई बनाए और वो ये प्रस्ताव लेकर अपने बॉस के पास पहुंचता है, जहां वो उसे पूरी घटना के बारे में बताता है कि कैसे उसने इस दवाई को अपने फादर के ऊपर अप्लाई किया और वो ठीक भी हो गए थे। वो अपने सीनियर को ये बताता है कि ये दवाई इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उनके फादर पूरी तरह से ठीक हो पाए। वो उनसे कहता है कि मुझे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई बनानी है, जिससे उसके फादर पूरी तरह से ठीक हो सके। और उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसके सीनियर उसकी बात को मान लेते हैं, उसे एक बार फिर से वही मेडिसिन बनाने की परमिशन दे देते हैं। और होपफुली एक बार फिर से विल अपने इस काम में सक्सेसफुल हो चुका था। एक बार फिर से इस दवाई को सबसे पहले चिंपैंजीज के ऊपर यूज किया जाता है। लैब में जब इस दवाई का चिंपैंजीज के ऊपर इस्तेमाल हो रहा था, तभी वहीं पर इनका एक कोवर्कर मौजूद होता है जिसने मास्क नहीं पहना था और दवाई को इंजेक्ट करते वक्त उसका एक पाइप निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी कुछ गैस फ्रैंकलिन के अंदर भी चली जाती है। एक बार फिर से ये दवाई भी काफी कारगर निकलती है और वो चिंपैंजी जिसके ऊपर इस दवाई का यूज हुआ था, वो पहले से कई गुना इंटेलिजेंट हो चुका था। अब हम क्या देखते हैं कि विल और डॉक्टर कैरोलिन एक बार फिर से सीजर से मिलने पहुंचते हैं, जहाँ पर सीजर को काफी चोटें लगी होती हैं और सीजर को इस हालत में देख विल काफी भड़क जाता है। वो वहाँ के वर्कर्स पर काफी चिल्लाता है। हम क्या देखते हैं कि सीजर विल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ ले चले, लेकिन विल सीजर को बताता है कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। और इसके इतना कहते ही सीजर एक बार फिर से विल से नाराज हो जाता है। वो विल को बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर दूसरे चिंपैंजीज उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उसे मारते भी हैं, लेकिन विल सीजर को ये समझाने की कोशिश करता है कि जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आ जाते वो कुछ नहीं कर सकता। वहाँ से जब विल अपने घर पहुँचता है तो वो क्या देखता है, उसके पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। वो अपने पिता पर उस दवाई को इस्तेमाल करने की बात कहता है, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं अब मेरा वक्त आ चुका है और मुझे चलना चाहिए, और इतना कहते ही उनकी डेथ हो जाती है। अपने पिता के जाने के बाद विल अब पूरी तरह से अकेला हो चुका था। उसे सीजर की बहुत याद आती थी, इसलिए वो अपने कलेक्ट किए हुए पैसों को निकालता है और सीधा पहुंचता है सीजर के पास और वो वहाँ के ओनर से मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन मुझे किसी भी हाल में सीजर को अपने साथ ले जाना है। और पैसों के लालच में आकर ओनर उसकी बात मान लेता है और सीजर को उसके साथ जाने के लिए परमिशन दे देता है। अब खुशी खुशी विल सीजर से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ ले जाने की बात कहता है, लेकिन ये क्या, सीजर केज को बंद कर देता है और उसके साथ जाने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता, मैं अब यही रहना चाहता हूँ। और अब विल को हार कर वहाँ से लौटना पड़ता है। एक दिन उस एनिमल केज में कुछ लड़के चिंपैंजीज को देखने के लिए आते हैं, जहाँ पर सीजर बड़ी ही चालाकी से एक लड़के को अपनी तरफ खींचता है और बहुत ही स्मार्टली उसके पॉकेट से चाकू निकाल लेता है।
रात होते ही उस केज को कट कर देता है और अब सीजर वहाँ से बाहर निकलता है और दबे पांव एक और केज की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसका एक और दोस्त बंद होता है जिससे वो लगातार इशारों में बातें किया करता था। सीजर बिना देर किए हुए वहाँ से निकलता है और सीधा पहुँचता है विल के घर और अब वो विल के घर में उसी अल्जाइमर की दवाई को ढूंढने की कोशिश करने लगता है जो कि विल ने बनाई थी। और जैसे ही वो दवाई सीजर को मिलती है वो तुरंत लेकर उसे वहाँ से भागता है और सीधा केज आ जाता है। वहाँ पर आकर उस वेपर जैसी दवाई को खोल देता है। वहाँ मौजूद सारे चिंपैंजीज उस दवाई को इनहेल करने लगते हैं और जिसकी वजह से वो भी सीजर की तरह इंटेलिजेंट बन जाते हैं। दूसरी तरफ हमें क्या दिखाया जाता है कि वो शख्स जिसने लैब में चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट करते हुए उस दवाई को गलती से इनहेल कर लिया था उसकी मौत हो चुकी है, जिससे हम दर्शकों को ये पता चल चुका था कि ये दवाई सिर्फ जानवरों के पर असर करती है, न कि इंसानों पर। और नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं, वहाँ पर एक वर्कर आता है जो कि इन चिंपैंजीज की रखवाली किया करता था और तो और वो इन सबको टॉर्चर किया करता था। जब वो सीजर को केज के बाहर देखता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से अपनी करंट वाली स्टिक निकालता है, उससे सीजर को मारने लगता है और उसके ऐसा करते ही सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है और पहली बार सीजर कहता है नो। वो उसे मना करता है कि अब ऐसा नहीं चलेगा और सीजर उस वर्कर को जोर का पंच मारता है जिससे वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। सीजर बिना देर किए फटाफट सारे डोर्स को खोल देता है, इसमें सारे चिंपैंजीज बाहर आ जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो वर्कर एक बार फिर से उठता है और अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन सीजर बहुत स्मार्ट था, उसे पता था कि अगर इस पे पानी फेंक देंगे तो उसे करंट लग जाएगा और वो यही करता भी है। वो एक पानी की बाल्टी उठाता है और उसकी तरफ फेंक देता है और करंट लगने की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। अब ये सारे चिंपैंजीज सीजर के साथ जू पहुँचते हैं और वहाँ मौजूद और भी चिंपैंजीज को आजाद कर देते हैं। इसके बाद ये सब पहुँच जाते हैं विल की लैब जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ और चिंपैंजीज को कैद करके रखा गया था और ये सभी उन सभी को भी आजाद कर देते हैं। और इधर हम विल को देखते हैं जिसे सीजर की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और इसलिए वो एनिमल हाउस में कॉल करता है, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं रिसीव कर रहा था और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए वो तुरंत ही डॉक्टर कैरोलिन के साथ वहाँ पहुँचता है और पहुँचते ही वो क्या देखता है कि एक आदमी वहाँ मरा पड़ा हुआ है। जब विल उस वर्कर के पास पहुँचता है तो क्या देखता है कि अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं। विल जोर से शाउट करता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। टूटे फूटे शब्दों में विल को बताता है कि तुम्हारे चिंपैंजी ने सबको आजाद कर दिया और पहली बार उसने नो भी बोला। उसके ऐसा कहते ही विल को ये समझ आ चुका था कि आखिर सीजर कहाँ गया है। विल बिना देर किए हुए सीधा रेडवुड जंगल पहुँचता है जहाँ पर वो बचपन में सीजर को ले जाया करता था। सारे चिंपैंजीज रास्ते में जा रहे होते हैं, पूरे शहर में हड़कंप मच चुका था। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस और हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग हो रही थी। लोग चिंपैंजीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं कि एक युद्ध छिड़ चुका है इंसान और चिंपैंजीज के बीच में। हम क्या देखते हैं कि एक पायलट जब ऊपर से फायरिंग कर रहा था तभी वो सीजर को मारने ही वाला होता है। एक पब नाम का गोरिल्ला हेलीकॉप्टर पर जोर से छलांग लगाता है और उस प्लेन को ही क्रैश कर देता है और हेलीकॉप्टर सीधा कर नीचे गिर जाता है। तभी हमें एक और चिंपैंजी जिसका नाम कोबा है उसे दिखाया जाता है। आपको बता दूं, कोबा वही चिंपैंजी है जिसके ऊपर रिसेंटली लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो उस प्लेन के पास पहुंचता है जहां पर वो पायलट जख्मी हालत में होता है जो कि इन चिंपैंजीज पर गोलियां चला रहा था। कोबा बिना देर किए हुए उससे भी मार देता है। रास्ते में युद्ध लड़ते हुए सबको खत्म करते हुए ये सारे चिंपैंजीज पहुंच जाते हैं रेडवुड पार्क। जैसे ही रेडवुड फॉरेस्ट पहुंचता है वो जोर जोर से सीजर को आवाज लगाने लगता है और इसकी आवाज सुनकर चिंपैंजीज उस पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन तब तक सीजर वहां पर आकर उन सभी को रोक देता है। सीजर अकेला विल के पास जाता है। विल सीजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी जिद छोड़ दे और उसके साथ घर चले, नहीं तो पुलिस उन सबको खत्म कर देगी। इस पर सीजर विल को हक करता है और उसके कान में बहुत ही फुसफुसाकर बोलता है। वो कहता है अब यही मेरा घर है और सीजर कितना कहते ही विल को समझ आ चुका था कि सीजर अब उसके साथ वापस नहीं जाएगा क्योंकि उसे उसकी मंजिल मिल चुकी है। विल वहाँ से वापस आ जाता है और आखिर में हम विल के नेबर को देखते हैं जो कि इस वक्त एक पायलट है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है उसके नाक से अजीब सा खून गिरता है। आपको बता दूं, लैब में काम कर रहा वो व्यक्ति जिसकी इस समय डेथ हो चुकी है वो अपनी डेथ से कुछ समय पहले विल से मिलने आया था और इससे पहले कि वो विल से मिल पाता वो विल के इसी नेबर से टकरा जाता है और इसके उस वक्त छींकने की वजह से ये वायरस उस नेबर के अंदर भी पहुंच जाता है जिसके सिम्टम्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अब हम ये जान पाते हैं कि धीरे धीरे इस नेबर से ये वायरस कितने लोगों में फैला होगा और आगे आने वाले पार्ट में हम ये समझ सकते हैं कि ये दुनिया कैसे पूरी तरह से पलटने वाली है। आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें और इसी खतरनाक सी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस ना करें। आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो। तो गाइज, स्टे ट्यून्ड टू अस, कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।